हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। देखो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। देखो जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने बात किसकी की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, चार्जेस की स्टडी की थी हमने, ठीक है, रेस्ट पे। उसके बाद क्या था हमारे पास सेकंड यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, यानी कि चार्जेस क्या हो गए, मूव हो गए, वहाँ मूव हो गए तो वहाँ करंट आया, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली बात की हमने, ठीक है। अब थर्ड यूनिट में हमने बात क्या करनी है कि करंट की वजह से क्या क्या अफेक्ट आएंगे, जैसे एक मैग्नेटिक अफेक्ट आएगा करंट की वजह से, ठीक है, उसकी स्टडी करनी है, ठीक। तो यूनिट थर्ड के ए पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो यूनिट थर्ड का ए पार्ट ये है। तो देखो इसमें छोटी छोटी बातें करेंगे सबसे पहले हम इस वीडियो में, और इससे अगली वीडियो में जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये बेसिक बात आपको पता चलने वाली है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें पता चल गई तो आगे सब आसान होने वाला है, ठीक है, ये भी ईजी, ठीक है, और आपको शायद पता भी हो ये सब, ठीक। तो देखो अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखो अरेस्टेड ने क्या बताया, कहता है कि किसी वायर में से अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है, और उसके पास मैग्नेटिक नीडल को लेकर जाते हैं, तो जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो अगर डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मैग्नेटिक जो नीडल होगी वो कब डिफ्लेक्शन शो करेगी, जब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि हमें यहाँ से एक बात पता चली क्या, कि करंट कैरिंग जो वायर है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है साथ में। इसी वजह से तो मैग्नेटिक नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था अरेस्टेड ने। अरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये आपके पास वायर है, ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है, या सेल के साथ, इस तरीके से, ठीक। ये इसका माइनस, ये इसका प्लस। तो यहाँ पर जैसे करंट इस तरीके से फ्लो होगा, पॉजिटिव से जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिव से फ्लो करते हैं, तो करंट उसका अपोजिट, तो यानी कि ये करंट ऐसे मूव करेगा, ठीक, या पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में करंट मूव करता है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास करंट आई, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब इस वायर में करंट मूव कर रहा है आपके पास, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक नीडल को लगाया, ठीक है। नीडल में क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई। डिफ्लेक्शन कैसे हुई, इस साइड हुई डिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास साउथ से नॉर्थ जा रहा है करंट, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन हुई वो कहाँ हुई, वेस्ट की तरफ हुई। देखो एक्चुअली में ऐसे होता है आपके पास, आपको पता भी होगा, नॉर्थ और ये साउथ ऐसे लेते हैं हम, तो ये ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है, ऐसे मान के चलते हैं हम फिजिक्स में, ठीक है ना, क्लियर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये देखो मान लो ये साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ शो होगी, वेस्ट में शो होगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अरेस्टेड ऑब्जर्व दैट इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द नीडल शोज डिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट। ये सब आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन शो होगी, डिफ्लेक्शन की शो होगी क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि इफ अ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन द डिफ्लेक्शन इज ओवर वेस्ट। और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, स्नो से, साउथ टू नॉर्थ करंट मूव करेगा, ठीक है, देन जो डिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ओवर टू वेस्ट होगी। समझ रहे हो ये बात, कैसे स्नो को याद रखना है, साउथ टू नॉर्थ करंट की डायरेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, ओवर टू वेस्ट होगी, वेस्ट पे होगी, ठीक है। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल से देखो कैसे, मान लो जैसे ये तो हमने लिख दिया यहाँ साउथ से नॉर्थ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। मान लो ये एक वायर है इस तरीके से, ठीक है, और हम कह रहे हैं इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बताओ जरा डिफ्लेक्शन कहाँ प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर है नीडल मान लो, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल इधर है, ठीक। तो वो बताओ किस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो ये कैसे पता चलता है, तो ये एम्पियर स्विमिंग रूल से बात क्लियर होती है। देखो कैसे, एम्पियर स्विमिंग रूल से कैसे, देखो जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, मान लो इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक स्विमर भी स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके मान लो फीट हो गए, ठीक है, और ये इसके आगे मान लो यहाँ पर ये हैंड्स हो गए, इस तरीके से मान लो, ठीक है, ये हैंड्स हो गए, ठीक है। तो ये समझ जाना कि कोई मैन है और ये स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन में करंट था ना उसी डायरेक्शन में इसको स्विमिंग करते हुए दिखाया, ठीक है। तो स्विमिंग करते हुए दिखा रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका, मान लो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मान लो साउथ से नॉर्थ जा रहा है ऐसे, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसको साउथ टू नॉर्थ मान लो, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन कहाँ शो करेगा, ये डिफ्लेक्शन कहाँ शो करेगा, मान लो ये साउथ नॉर्थ आप ना भी लिखो तब भी कैसे पता चलेगा डिफ्लेक्शन कहाँ शो होगी, तो वो पता चलेगा कि ये जो स्विमर है इसका लेफ्ट हैंड देखो कहाँ है, जहाँ लेफ्ट हैंड होगा ना उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अब लेफ्ट हैंड कहाँ है, इस साइड है, देख लो आप खुद इमेजिन करके देख लो, आप इस साइड क्या कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, तो यानी कि डिफ्लेक्शन इस साइड में, समझ रहे हो। और मैंने जो आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसको मान लो साउथ टू नॉर्थ,
और ये साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला था ईस्ट, और इधर क्या बनने वाला था वेस्ट, तो ये वेस्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होगी नीडल। समझ रहे हो कहानी को। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे मान लो ऐसे आ गया, ठीक है, करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो मान लो स्विमर इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इसी तरीके से सोचेंगे हम, ये इस डायरेक्शन में स्विमर क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो यानी कि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब डिफ्लेक्शन कहाँ शो होगी, सोचो डिफ्लेक्शन कहाँ शो होगी। मान लो यहाँ पर है नीडल, तो देखो इस स्विमर का लेफ्ट हैंड देखो कहाँ पर होगा, जैसे आप जा रहे हो, आप खुद सोचो, इमेजिन करो आप इधर जा रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, सोचो इस साइड होगा, इधर होगा, तो डिफ्लेक्शन इस साइड शो होगी, ऐसे होगी। समझ रहे हो कहानी को कि कैसे हो रहा है, ठीक है। नीडल इधर होती तब भी ये इधर ही शो करता। समझ रहे हो बात को। तो देख लो, ये मान लो हमने ये साउथ लिया और ये नॉर्थ लिया, तो इसका लेफ्ट हैंड की तरफ हमने कहा डिफ्लेक्शन होगी, वो तो नॉर्मल हमने कर दिया था। तो डायरेक्शन वैसे कहाँ की होनी चाहिए थी, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट है तो वेस्ट की तरफ, और आप देख लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये क्या होगा ईस्ट होगा, और ये क्या होगा वेस्ट होगा, और वेस्ट में ही डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। देख लो ये वाली अगर नीडल यहाँ रखी है तो जा तो ये वेस्ट की तरफ ही नीडल मूव कर रही है ना। आया कुछ समझ में या नहीं आया बताओ। एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ कैसे समझी है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या होता है इसका, स्नो से साउथ टू नॉर्थ करंट को मान लिया हमने, तो डायरेक्शन कहाँ होगी नीडल की, कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। क्या चीज़ समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको अभी तक ये पता था कि मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास भी क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है इतनी कहानी। तो नोट में हमने ये बात लिखी हुई है कि फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट अ मैग्नेट। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, एक तो हो सकता है क्या, यही करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये एक सोर्स हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये अभी देखा हमने इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, इसी चीज़ को हम कैसे मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यार करंट ही है ना, सीधी सी बात है। देखो कैसे इस वायर में देखो करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे इस तरफ, इस तरीके से उसके अपोजिट ही करंट मूव करता है, तो ऑब्वियस ही बात है मूविंग इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। दूसरा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर हम बोलेंगे तब भी हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मूविंग चार्ज पार्टिकल मतलब क्या, जैसे पॉजिटिव वाले चार्ज भी कह लो या नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन वाले में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल में कोई से भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे नेगेटिव से तब भी करंट आना है, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेंगे तब भी करंट आना है। तो वही बात है, मूविंग चार्ज पार्टिकल होंगे, उसकी वजह से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें या नहीं। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिल जाता है ये कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अलावा भी हमें मिलता है, किन चीज़ों से, करंट कैरिंग वायर से, मूविंग इलेक्ट्रॉन से, मूविंग चार्ज पार्टिकल से, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है कि कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है ये कि जो मूविंग चार्ज होता है ना, जो मूविंग चार्ज है, ठीक है, या मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मूविंग चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मूविंग चार्ज। और जो रेस्ट पे होता है चार्ज, उसके पास सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ रहे हो, रेस्ट पे है तो ठीक है, उसके पास सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर वो मूविंग है चार्ज तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, साथ में क्या आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड भी आया। क्यों, वो मूव करेगा तो करंट पैदा होगा, करंट की वजह से क्या हो रहा है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्लियर हो रही है इतनी कहानी या नहीं, बताओ। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि मूविंग चार्ज होगा, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट पे होता है चार्ज, उसके पास सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, देखो नॉर्मल हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर डेफिनेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट के अराउंड ये स्पेस है, ठीक है। तो इस मैग्नेट के अराउंड जहाँ ये स्पेस, जितना भी ये स्पेस है जहाँ पर ये दूसरी जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अट्रैक्ट कर सकता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आयरन के कुछ पीसीज हैं, यहाँ पर स्मॉल पीसीज हैं, ठीक है, यहाँ पर रखे हैं, तो मैंने ये इसको कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड वाले स्पेस से क्या है, ये बाहर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास लेके आऊँगा यहाँ पर, तो क्या होंगे, ये हिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसके अफेक्ट में आ गए, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के अफेक्ट में आ गए। फिर थोड़ा और पास लाऊंगा तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएंगे।
समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये तो थी मैग्नेट के, हम बोल देते हैं स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ करंट कैरिंग वायर की बात हो रही है, तो इसमें कैसे डेफिनेशन बनेगी, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। तो मान लो जैसे इस मैग्नेट की जगह यहाँ पर क्या है, एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका जो ये स्पेस है, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसमें क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेटिक मटेरियल को, यही सब आयरन वगैरह। आ रही है चीज़ें समझ में या नहीं आ रही हैं, आ रही हैं, ठीक है। अब इसके जो SI यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या होते हैं आपके पास, टेस्ला होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ला। और CGS जो यूनिट होते हैं वो होते हैं आपके पास गोल्स। क्या होते हैं, गोल्स। और 1 टेस्ला जो होता है इक्वल टू होता है आपके पास 10⁴ गोल्स के। समझ रहे हो इतनी कहानी या नहीं, 10⁴ गोल्स। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हो कि 1 गोल्स किसके इक्वल होगा, तो वो भी निकाल सकते हो। तो देखो कैसे, जैसे मैंने कहा ये 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 10⁴ गोल्स के। तो 1 गोल्स किसके इक्वल होगा, ये 1 और 10⁴ इधर नीचे जाएगी तो कितना बन जाएगा, 10⁻⁻4 टेस्ला 1 गोल्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये याद रख लो, 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 10⁴ गोल्स के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डायमेंशंस के पास, ठीक है। डायमेंशंस क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो डायमेंशन आप लोगों ने निकाली भी हैं +1 वगैरह में, डायमेंशन वाला चैप्टर किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या ज़रूरत होती है, फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता देता हूँ, वो कैसे ड्राइव हुआ, कैसे आया, वो आगे हमें पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ, क्योंकि यूज़ नहीं है डायमेंशंस आगे, तो अभी के लिए सिर्फ डायमेंशंस के लिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके पास कि F = में होता है आपके पास BIL। F हो गया फोर्स, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, I हो गया करंट और L हो गई लेंथ, ठीक है। ये कैसे आया, कैसे नहीं आया, ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखो, यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस में B इधर रख दूँ मैं, ठीक है। मतलब अगर आप इसको देखो ऐसे समझो, B यहाँ रखा मैंने और ये F इधर है और ये नीचे क्या आ गया इसके, I और L, ठीक है। तो B को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F/IL ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इसके डायमेंशन कैसे बनेंगे, देखो फोर्स के डायमेंशन आपको पता है क्या होते हैं, MLT-2। याद है या नहीं है, अगर नहीं याद है तो एक बार +1 वाली वीडियोज़ ओपन कर लेना मेरे चैनल पर, उसमें मैंने डायमेंशंस का पूरा टॉपिक बताया हुआ है, ठीक है। तो फोर्स का वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको पता है फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब मास के क्या होते हैं, m ही होते हैं डायमेंशन, एक्सेलरेशन के होते हैं LT-2, तो वहीं से बने ये MLT-2। अब कहीं एक्सेलरेशन नहीं पता चल रहा होगा कैसे आया LT-2, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी के होते हैं LT-1 और नीचे टाइम के होते हैं T⁴1, ऊपर जाके +1, सॉरी प्लस नीचे ही है, ऊपर जाके -1, तो -1 -1 -2 हो जाएगी, तो LT-2 बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो यार ये क्लियर कर लेना, अब कईयों को पता चल रहा होगा कि वेलोसिटी के कहाँ से आ गए LT-1, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ और टाइम होता है नीचे, ठीक है। तो टाइम ऊपर जाएगा तो T-1 बन जाता है और डिस्प्लेसमेंट L से लिखते हैं हम, ठीक है। चलो यार ये तो डायमेंशंस की बात थी, ठीक है। यहाँ से बस हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो देखो F की डायमेंशन मैंने आपको बता दी, क्या लिखी है, MLT-2, ठीक है। I के क्या होते हैं डायमेंशन, A से ही लिखते हैं, एम्पियर इसका यूनिट भी होता है और डायमेंशंस में इसको ऐसे ही लिखते हैं, A से ही लिखते हैं, ठीक है। और लेंथ ही रहने वाली है, ठीक है। और इस तरीके से हम ये बिग ब्रैकेट्स में इसको लिख देते हैं, ठीक। देखो L से तो L कैंसिल हो गया, तो देखो M आया, L क्या हो गया यहाँ 0 ही हो गया, क्योंकि ये L से L कट गया, या फिर ऐसे समझ लेते हैं इसकी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, तो ऊपर जाएगी तो -1 1 0 हो गई, तो L की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है वो 1 ही होता है पूरा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, L 0 हो गया, ठीक है। और T कितना है हमारे पास, ये -2, और ये नीचे A है, A ऊपर जाके -1 बन जाएगा, क्यों, पावर 1 है नीचे, ऊपर जाके -1 बन गई। तो ये बन गई आपके पास डायमेंशंस किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। क्या आए हैं, M1 है, मतलब L 0 है, T कितना है -2 है, और A कितना है -1 है। M का लिखना है तो 1 यहाँ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ में कैसे बनाई है हमने, ये आपको दिखा दिया कि डायमेंशंस कैसे बनी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये याद रखना, आगे यूज़ होंगी, ठीक है। और ये टेंशन ना लेना, ये फॉर्मूला कैसा है अभी आगे ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। अभी बस करते रहो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, क्लियर। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, क्लियर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।